हेलो बच्चों। चलिए देखिएगा आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री में इससे पहले टॉपिक पढ़ा था हमने SN1 SN2 रिएक्शंस और मैकेनिज्म। तो इसी में अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन हेलो एल्केन्स में हम देखते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होगा और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। एल्कीन का फॉर्मेशन होगा एलिमिनेशन रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन में हम टू टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे कि हमने SN1 SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़े थे और एलिमिनेशन रिएक्शन में भी E1 और E2 ये टाइप्स को हम पढ़ते हैं। चलिए टॉपिक है हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन और इसी को हम बोलते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। जैसे कि एक में एग्जाम्पल एडिशन रिएक्शन को अगर बात करें हम, क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन की रिवर्स रिएक्शन होती है। जैसे कि ये हमारे पास एल्कीन है, एल्कीन पे HX मॉलिक्यूल को ऐड कराते हैं तो एल्केन बनता है, तो यहां पर बन जाएगा हेलो एल्केन। तो ये हमारे पास रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। अगर इसी में बात करें हम, अगर इसमें बेस के साथ रिएक्शन करा दें, KOH के साथ ही ले लेते हैं अभी। अब देखेंगे कब कौन सी कंडीशन आती है और हीट, क्योंकि जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो हाई टेम्परेचर पर होती है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होंगे, इसमें एलिमिनेट होगा। देखो हेलोजन ग्रुप यहां से एलिमिनेट होगा, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो यहां से आ जाएगा KX प्लस कि जो ये OH ग्रुप है ये जो है इस बीटा कार्बन एटम पे, जिस कार्बन पे हेलोजन है अल्फा कार्बन, उससे अटैच्ड कार्बन को नेम देते हैं बीटा कार्बन। इस बीटा कार्बन पे OH ग्रुप ऐड होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, OH इधर ऐड होगा तो OH और H क्या फॉर्म कर देंगे H2O, और यहां से बन जाएगा एल्कीन। एल्कीन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और इसी को हम नेम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ये हमारे पास है एलिमिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। अल्फा से हाइड्रोजन रिमूव होगा और बीटा से हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव होगा। अब इसी एलिमिनेशन रिएक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब कौन कौन से होंगे देखना कि एक E1 और एक E2। तो इसी में आगे समझते हैं कब हम स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, कब हम वीक बेस लेंगे। यहां पर हमने एक बेस ले लिया था, कब कौन सी कंडीशन आएगी ये समझते हैं। टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। It is divided into two parts. First number E1, second number E2,
और एक E1CB भी होती है। अभी हमारे सिलेबस में E1 और E2 है। तो ये E1 हमारे पास होता है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। E2 हमारे पास है बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। एक तो हमारे पास है यूनिमॉलिक्यूलर, सेकेंड नंबर है बाइमॉलिक्यूलर, E1 और E2। अब इसी में समझते हैं आगे कि जो E1 है और जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो हमारे पास कब होगी, अब 50 डिग्री सेल्सियस। ये 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री, 160 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होती है। तो ये रिएक्शन को हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन और बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन ये सेम उसी तरह से है जैसे SN1 और SN2 है। अब इसमें समझते हैं कैसे कैसे प्रोडक्ट होगा, कब एलिमिनेशन होता है और कब सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो यहां पर इधर समझिएगा, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन वीक बेसिस की प्रेजेंस में होती है। यहां पर रिएजेंट वीक बेसिस लाइक C2H5OH, CH3OH, कॉमा एटसेट्रा, ये सब हमारे पास अगर वीक बेसिस है तो E1 है। अगर स्ट्रॉन्ग बेसिस है जैसे कि KOH, एल्कोहलिक KOH, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर ये कहीं पर है तो वो रिएक्शन होगी E2। टेम्परेचर है। अब समझते हैं कि इंटरमीडिएट क्या क्या होगा, तो इसे आप रिएक्शन के फॉर्म में आगे समझते हैं। कब हमारे पास सेडजेफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा और कब हमारे पास हॉफमैन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। चलिए इसी को आगे देखते हैं। इसी में चलो फर्स्ट नंबर लिखिएगा E1 यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो E1 हमारे पास है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो टेम्परेचर अब वीक बेसिस होगा, टेम्परेचर अब 100 डिग्री सेल्सियस, अब 50 डिग्री सेल्सियस। और इसी में हमारे पास जो वीक बेसिस रहेंगे, ये इसकी रिक्वायरमेंट है इस रिएक्शन के लिए। ये हमने ले लिए कुछ वीक बेसिस को, इनमें से कोई भी आ सकता है। ये वीक बेसिस हमने लिए, जैसे कि मैं एक रिएक्शन ले लेते हैं हम, इसकी मैकेनिज्म के साथ हम देखेंगे इस रिएक्शन को, कैसे कैसे मैकेनिज्म में क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है और क्या क्या रिएक्शन रहती है। तो ये है CH3, बीटा से अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से जो है अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। तो ये ग्रुप हमारे पास है X। जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है इसे बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इससे जो अटैच्ड कार्बन एटम है कोई भी, तो इसे हमने ले लिया बीटा। ये सब बीटा है, ये भी बीटा, ये भी बीटा। तो इसे हमने ले लिया वीक बेसिस जैसे C2H5OH। पहले इसका प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या बन रहा है। ये अल्फा से हेलोजन
X नेगेटिव को रिमूव करेगा, बेस आके इस बीटा कार्बन पाएगा और यहां से एक हाइड्रोजन को हटा देगा और ये फॉर्म करेगा डबल बॉन्ड का, एल्कीन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन का फॉर्मेशन कर देगा। 2 मिथाइल प्रोपीन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। यहां से क्या किया इसने, बेस ने यहां से H2O को एलिमिनेट कर दिया, बेस आया यहां से OH नेगेटिव, ये बेसिक है, और इधर आके इसको अगर ओपन करें स्ट्रक्चर को, कुछ इस ढंग से स्ट्रक्चर होगा इसका, और ये डबल बॉन्ड में आ जाएगा और ये OH H के साथ ऐड होगा तो ये बना देगा H2। तो ये 2 मिथाइल प्रोपीन का फॉर्मेशन करेगा। अब इस E1 में जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो होता है कार्बोकटाइन, और ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है, जैसे कि SN1 रिएक्शन थी, ये भी क्या होगी, 2 स्टेप रिएक्शन होगी। कार्बोकटाइन फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और सेकेंड स्टेप जो है वो फास्ट स्टेप होता है। सबसे पहले हेलोजन एटम कार्बोकटाइन फॉर्म होगा, हेलोजन यहां से लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा, फिर न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक करता है, मतलब कि जो यहां से हमारे पास बेस है ये अटैक करेगा और एल्कीन प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा, और ये जो है अब 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसे टेम्परेचर देंगे, क्योंकि ये प्रोसेस होती है सब एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। कौन सी हुई, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। अगर एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर, एंडोथर्मिक बॉन्ड ब्रेक होंगे तो वहां पर हाई टेम्परेचर अबव 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो ये हमारे पास था यहां पर। अब इसी में समझते हैं कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। इसकी मैकेनिज्म को समझें अगर आगे, चलो किसी की रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखें। सबसे फर्स्ट नंबर हमने जो लिया ग्रुप, ये कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन करता है। यहां पर हमने X ले लिया तो ये फिजन होगा, यहां पर बॉन्ड फिजन, हेट्रोलिटिक, तो ये कार्बन जो है हेलोजन से अलग हो जाएगा और ये फॉर्म कर लेगा कार्बोकटाइन, प्लेनर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है यहां पर, और ये बना देता है कार्बोकटाइन। X नेगेटिव यहां से रिमूव होगा। ये है स्टेप नंबर फर्स्ट, और यही स्टेप जो है वो स्लो स्टेप रहता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। इस स्टेप में हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, और ये हमारे पास एक स्लो स्टेप है, और यही स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यही प्लेनर स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। इस ढंग से ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर, और ये स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। आगे अगर इसी में आते हैं हम, जो न्यूक्लियोफाइल है, बेस है, इसमें अटैक करना स्टार्ट करेगा। स्टेप नंबर सेकेंड, न्यूक्लियोफाइल जो है इसमें अटैक करेगा, मतलब जो बेस हमारे पास है वो अटैक करना स्टार्ट करेगा इस कार्बोकटाइन पे। अब वो भी किस पे, देखो किसी भी हाइड्रोजन एटम पे हम यहां पर ले सकते हैं, क्योंकि ये सब बीटा है,
इधर 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 सेम प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो यहां से एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये टेम्परेचर अब 50 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। तो बेस आके OH नेगेटिव आयन आएंगे और ये हाइड्रोजन एटम ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हाइड्रोजन यहां से OH और H ग्रुप रिमूव होगा और एल्कीन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। टू मिथाइल प्रोपीन। ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होता है और ये प्रोसेस जो होती है ना वो फास्ट स्टेप होती है, ये स्लो स्टेप नहीं है। ये क्या है? फास्ट स्टेप है। फर्स्ट नंबर में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, सेकेंड नंबर न्यूक्लियोफाइल एक्टोन स्टेबल कार्बोकेटाइन, जो यहां से कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ, क्योंकि कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर 2 है तो वो 3 में कन्वर्ट हो सकता है, 2 डिग्री। केवल कार्बोकेटाइन में ही रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, फ्री रेडिकल या कार्बेनाइन में पॉसिबल नहीं होता। तो यहां से क्या बन गया? 2 मिथाइल प्रोपीन। तो क्या था? एल्केन से एल्कीन में कन्वर्ट हुआ, वीक बेसिस आएंगे और यहां से क्या किया? एल्कीन प्रोडक्ट को फॉर्म कर लिया, 2 मिथाइल प्रोपीन। ये हमारे पास होती है यहां पर, क्योंकि कार्बोकेटाइन में 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो 3 डिग्री, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा इसमें। तो अब इसी में ये समझते हैं कि कब एलिमिनेशन का प्रोडक्ट फॉर्म होगा और कब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का प्रोडक्ट फॉर्म होता है। चलिए अब इसी में आप कुछ स्टेप पहले इसमें यहां पर नोट कर लेते हैं कि क्या क्या एलिमिनेशन रिएक्शन में होता है और क्या क्या एक SN1 रिएक्शन में होगा। जो हमने इसमें पढ़ा अभी तक, E1 में हमने देखा अगर स्टेप की बात करें तो ये 2 स्टेप होती है। टू स्टेप रिएक्शन, जो कि SN1 भी सेम यही होती है, 2 स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, एंड सेकेंड स्टेप इज फास्ट स्टेप। ये फास्ट स्टेप है सेकेंड स्टेप। ये रहता है फास्ट स्टेप। ये हमारे पास है फर्स्ट नंबर पॉइंट। सेकेंड नंबर जो हमारे पास यहां पर मॉलिक्यूलरिटी की बात करें, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी इसमें रहती है केवल एक। देखो स्लोएस्ट स्टेप में रिएक्टेंट एक था, तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। थर्ड नंबर पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये हमारे पास जो रेट था वो एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा था। तो केवल एक रिएक्टेंट है, तो ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फोर्थ नंबर पॉइंट, इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होगा, इंटरमीडिएट फॉर्म होता है इसमें कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा इंटरमीडिएट। इसी में अगर बात करें आगे, मॉलिक्यूलरिटी होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इंटरमीडिएट स्टेप हमने देख लिया यहीं पर।
और यहीं पर अगर बात करें स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, क्योंकि कार्बोकटाइन फॉर्म हो रहा है। और टेम्परेचर सबसे पहले इसमें एक पॉइंट है हमारे पास, 5th नंबर, टेम्परेचर, जो कि मैं इधर नोट कर दे रहा हूं इसी में। E1 में जो टेम्परेचर है वो अबव 50 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर SN1 की बात करें, टेम्परेचर भी इसमें एक पॉइंट रहेगा जो कि अबव 50 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। टेम्परेचर अगर बात करें तो ये अबव 50 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि ये प्रोसेस होती है एंडोथर्मिक। अब आते हैं SN1। SN1 भी हमारे पास 2 स्टेप है, लेकिन अगर टेम्परेचर की बात करें यहां पर, ये बिलो 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। मतलब ये प्रोसेस होती है एक्सोथर्मिक। ये क्या है? एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो यहां पर चाहिए लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए यहां पर हम लेते हैं लो टेम्परेचर। SN1 टेम्परेचर बिलो 25 डिग्री सेल्सियस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो स्टेप हमारे पास सेम यही है, 2 स्टेप रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन, ये भी वही रहता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी इंटरमीडिएट यही रहता है। बस जो चेंजिंग आ रही है वो किससे आ रही है? यहां पर 25 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, क्योंकि ये प्रोसेस होती है एंडोथर्मिक। अगर इसी में हम अगर क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि हमारे पास है एक प्रोडक्ट हमें ये दे दिया जाए कि ये दिया जाए कि अब सपोज यहां पर 70 डिग्री सेल्सियस है और ये है C2H5OH, बेस के साथ दिया है, और ये है 70 डिग्री सेल्सियस। और सेकेंड नंबर इसी में 10 डिग्री सेल्सियस ले लिया टेम्परेचर, C2H5OH और 10 डिग्री सेल्सियस। अब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? जो 10 डिग्री सेल्सियस पे बन रहा है वो बन रहा है सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट, और जो 70 डिग्री सेल्सियस पे बन रहा है वो प्रोडक्ट बन रहा है एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन में तो क्या है? जिस कार्बन पे हेलोजन अल्फा कार्बन, अटैच्ड कार्बन बीटा, तो ये भी बीटा, अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, तो ये बना देगा एल्कीन प्रोडक्ट इस ढंग से। ये फॉर्म कर लिया इसने एल्कीन प्रोडक्ट को। और अगर यहां पर की बात करें कि 10 डिग्री सेल्सियस पे यहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा, तो इस कंडीशन में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोफाइल ग्रुप ऐड होगा इसमें, OC2H5, मतलब मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। OC2H5 और HCl यहां से बाहर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास न्यूक्लियोफाइल यही है, तो इस ढंग से ये ग्रुप ऐड हो जाएगा यहां पर। तो ये रिएक्शन हमारे पास इस ढंग से यहां पर चेक करते हैं। कुछ रिएक्शन और ले लेते हैं इसी में, कुछ क्वेश्चन, तो ये समझ में आ रहा होगा। अगर अबव 50 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर हमारे पास, तो वहां पर कंडीशन यही रहती है कि यहां पर क्या हो? एल्कीन प्रोडक्ट बने, और यहां पर बन जाएगा हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये जो E1 होती है ये पोलर प्रोटिक मीडियम में होता है, और E2 रिएक्शन जो होती है वो पोलर एप्रोटिक मीडियम में रहती है। चलिए इसी में आगे समझते हैं कुछ क्वेश्चन और। जैसे कि एक क्वेश्चन ये दे दिया जाए, अभी हमने पढ़ रखा है, ये तो दे दिया C2H5OH 70 डिग्री सेल्सियस, और सेकेंड नंबर दे रखा है
10 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर क्या होगा, एलिमिनेशन, और सेकेंड नंबर में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। तो ये प्रोडक्ट तो बना देगा, देखना, ये कार्बन को हम नेम बोलते हैं बीटा कार्बन, ये सारे के सारे बीटा कार्बन है। तो किसी से भी आप ले सकते हैं, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बना देगा एल्कीन। तो CH2, अभी प्रोडक्ट हमने बना रखा है CCH3 CH3, ये तो बना दिया एल्कीन प्रोडक्ट। मतलब यहां पर क्या हो रही है, E1 एलिमिनेशन, और यहां पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। CH3 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 O C2H5, ये बन गया हमारे पास। इस ढंग से हमारे पास यहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पर एलिमिनेशन, ये तो हमारे पास हो रही है एलिमिनेशन, और ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन। चलिए अब इसी में आगे समझते हैं हम E2, और यहीं पर सेडजेफ रूल भी हम समझेंगे कि सेडजेफ में क्या क्या बताया था। हॉफमैन प्रोडक्ट में कैसे चेक करेंगे वो भी समझते हैं, पहले E2 समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास है एलिमिनेशन, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, एलिमिनेशन बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। चलिए अब इसी में समझते हैं आगे। हमारे पास ये कब होती है, देखना, यहां पर टेम्परेचर वही सेम अबव 50 डिग्री सेल्सियस, और जो यहां पर स्ट्रॉन्ग बेसिस होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिस जैसे कि KOH, एक्वस एल्कोहलिक KOH हमने ले लिया, तो ये यहां पर रहेगा। और ये जो E2 होती है ना, वो वन स्टेप रिएक्शन में होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, R हमने ले लिया CH2, और इधर से है R की जगह CH3 ले लेते हैं, और ये ज्यादा जो है, अब इसमें कार्बोकटाइन तो बनता नहीं, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, तो ये प्राइमरी में रिएक्शन होगी। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें अगर, तो ये KOH एल्कोहलिक फॉर्म है, तो यहां पर हीट कर दें तो क्या हो रहा था, अल्फा से हेलोजन, ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O। इस ढंग से एलिमिनेट हो जाता है। देखो यहां से K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये KCl के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, ये H यहां पर एक OH एक्ट करेगा, तो यहां से एल्कीन प्रोडक्ट को फॉर्म कर देगा। इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एल्कीन जो है, सो यहां पर हेलो एल्कीन जो है, ये बेस इसमें अटैक करेगा, क्योंकि फ्रंट साइड से अटैक करता नहीं, इसे बैक साइड से अटैक करा देते हैं, क्योंकि रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी कौन से कार्बन एटम पे, वही बीटा कार्बन एटम पे अटैक करना स्टार्ट करेगा। तो क्या होगा, स्लो स्टेप होती है पहले, ट्रांजिशन स्टेट एक फॉर्म करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है अटैकिंग मॉलिक्यूल,
और Cl ग्रुप होता है यहां से लिविंग ग्रुप। तो CH, तो CH2, तो यहां पर आ जाएगा इस ढंग से ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, अनस्टेबल स्टेट फॉर्म हो जाएगी यहां पर एक HOH। इस स्टेट को हम नेम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब प्रोसेस फास्ट एसी में होती है आगे, तो यहां से Cl ग्रुप रिमूव होगा और यहां पर बन जाएगा प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये बन गया यहां पर प्रोपीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये होती है हमारे पास E2 स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होगी, टेम्परेचर अबव 50 डिग्री सेल्सियस रहेगा और ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है यहां पर, अनस्टेबल स्टेट बन जाती है ट्रांजिशन स्टेट, और उसके बाद जो है एल्कीन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। चलिए नोट कर लीजिएगा इसे आप लोग। चलिए इसी में आगे समझते हैं। अब इसी में कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं यहां पर। इसमें क्या क्या हमने देखना, टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग बेसिस लिख दिया, स्टेप जो है ये वन स्टेप रिएक्शन होती है सबसे पहले, वन स्टेप रिएक्शन। और यहां पर देखना ये बाइमॉलिक्यूलर, क्योंकि दो चीजें थी, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे थे, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और ये है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। एक कैसे देखना, अभी जब हमने इसमें नोट किया था रेट RX और एक क्या था इसमें बेस, देखिए दो रिएक्टेंट आ रहे हैं, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। और इसी में अगर बात करें, देखो ऑर्डर को हम चेक करते हैं, सम ऑफ पावर, तो यहां पर कोई नहीं है तो 1 1 आ जाएगा, तो एक्सपोनेंट में पावर का सम को अगर चेक करेंगे तो इधर 2 आ जाएगा हमारे पास। तो दो रिएक्टेंट हैं तो बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अब इसी में आता है ये इंटरमीडिएट जो है, ये ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा, किसमें होगा, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन रहेगा। और किसमें रहता है, पोलर एप्रोटिक मीडियम में रहता है। E2 रिएक्शन किसमें होती है, पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक में कौन सा होगा, E1 रिएक्शन। और ये टेम्परेचर हमने देख ही रखा है, और वही सेम एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रही है। अब इसी में आगे समझते हैं, यहीं पर ये तो हमारे पास इसके टाइप्स हो गए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं अभी और। CH3 CH Br CH2 CH3, ये हमारे पास है एक हेलो एल्केन। अब ये कार्बन को हम नेम बोलते हैं अल्फा कार्बन, जिसमें हेलोजन है, बीटा, और ये भी बीटा कार्बन। अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, हमने इधर ले लिया एल्कोहलिक KOH को ले लिया, एल्कोहलिक KOH। तो ये दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि आप तो दो बीटा है, अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो यहां से बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। दो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं यहां पर। अब जो ये प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, एक तो मिल रहा है हमें यहां से क्या, अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन। एक बार यहां से हेलोजन हाइड्रोजन, तो बीच में डबल बॉन्ड, फिर यहां से हेलोजन और इस बीटा से हाइड्रोजन, तो यहां पर डबल बॉन्ड। तो ये बन गया हमारे पास ब्यूट 1ene,
और ये बन जाता है ब्यूट-2ईन। और ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमें ब्यूट-1-ईन, ये प्रोडक्ट मिल जाता है माइनर प्रोडक्ट। क्यों देखते हैं आप माइनर मेजर, इसको समझते हैं अभी हम। और ये प्रोडक्ट को हमने नेम दिया मेजर प्रोडक्ट। देखो एक रूल आता है, यहीं पर हम पढ़ेंगे अभी, सेडजेफ रूल। दूसरा हम ये भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इससे अटैच्ड जो अल्फा कार्बन है वो कितने हैं, यहां पर 1 अल्फा इधर है, 1 अल्फा इधर है, मतलब इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन और इधर भी हमारे पास है 3 अल्फा हाइड्रोजन। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमारे पास ग्रुप है केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये ग्रुप से अटैच्ड जो कार्बन अल्फा कार्बन, तो ये हमारे पास केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जहां पर ज्यादा होगा वो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है, और इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जहां पर कम है तो वो प्रोडक्ट रहता है माइनर प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट माइनर, ये प्रोडक्ट मेजर। अब इसी में ये समझते हैं कि जैसे कि ये मेजर प्रोडक्ट, दूसरा हम किससे चेक करते हैं कि ये अगर इसमें भी अगर हमें दे दिया जाता है तो ये सिस और ट्रांस फॉर्म को एग्जिस्ट करता है एल्कीन। और इसी में अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्म, स्टेबिलिटी ऑर्डर, एक सिस, दूसरा हमारे पास अगर ट्रांस, ये तो मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया। अगर एडजेसेंट साइड पे सेम ग्रुप अटैच्ड है तो इसे हम नेम बोलते हैं सिस फॉर्म। ये सिस फॉर्म और ये ट्रांस फॉर्म। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि एडजेसेंट एटम अपोजिट साइड पर होते हैं, रिपल्सन कम होता है यहां पर, और ये यहां पर रिपल्सन ज्यादा हो रहा होता है, सेम साइड पर ग्रुप है। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो ट्रांस मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर। तो जो ट्रांस फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल है सिस आइसोमर के कंपैरिजन में। तो ये हमारे पास दो प्रोडक्ट बने। अब इसी में हमारे पास एक रूल आता है सेडजेफ रूल, और सेडजेफ रूल यही बताता है कि जो हमारे पास यहां पर एल्कीन प्रोडक्ट मिल रहा है, अगर इस ग्रुप से जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे, वो कार्बन जो है या फिर वो एल्कीन जो है एक मेजर प्रोडक्ट को फॉर्म करता है। अगर बात करें यहां पर, और ये मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है तो ये मेजर और ये बना माइनर। और ये तो हमारे पास सेडजेफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट है, ये सेडजेफ प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट होता है हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट, और ये है सेडजेफ प्रोडक्ट। अब कब हॉफमैन रूल अप्लाई होगा इसे हम आगे समझेंगे अभी आगे टॉपिक में। पहले इसे समझते हैं कि सेडजेफ रूल ने क्या क्या बताया था, कि जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है इसमें मोर एल्काइलेटेड जो एल्कीन होगी वो मेजर प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा, और जो लेस एल्काइलेटेड प्रोडक्ट होता है वो माइनर प्रोडक्ट को फॉर्म करता है। और जो सेडजेफ का मेजर प्रोडक्ट होगा वो हॉफमैन का माइनर प्रोडक्ट होता है। तो जो सेडजेफ का माइनर प्रोडक्ट होता है वो हॉफमैन का मेजर प्रोडक्ट रहता है। कुछ कंडीशंस हैं हॉफमैन्स रूल के लिए, वो हम आगे समझेंगे। तो पहले सेडजेफ रूल को समझ लेते हैं क्या था, ये हमने यहां पर समझ लिया है, इसको नोट कर लेते हैं। सेडजेफ रूल, in dehydrohalogenation the major product तो यहां पर मेजर प्रोडक्ट रहेगा
is that alkene which has greater number of alkyl group attached to the doubly bonded carbon atom. डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, ये हमारे पास है यहां पर क्या, Z0। तो ये हमारे पास टॉपिक यहां पर एंड होता है। इसी में अभी हम आगे हॉफमैन रूल कब अप्लाई नहीं होता वो भी देखेंगे, और इसी में आगे टॉपिक आता है रिएक्शन विथ मेटल्स, और हॉफमैन रूल कब अप्लाई होगा, Z प्रोडक्ट कब फॉर्म नहीं होता, ये हम समझेंगे क्या क्या कंडीशंस होती, और इसी में रिएक्शन विथ मेटल्स ये टॉपिक आता है। चलिए ठीक है, ये इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, आगे टॉपिक फिर आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।